हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। ठीक है, देखिए ये सेट नंबर 9 है आपका। इसके पहले हमने आपको सेट नंबर 8 तक करवा दिए हैं। ये सेट नंबर 9 है। क्या है? सेट नंबर 9 है। और 8 सेट मतलब कि 160 क्वेश्चंस आपको पहले करवा चुके हैं। 20-20 क्वेश्चंस का सेट होता है। ठीक है, दरोगा प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस आया हुआ है वो सेट नंबर 9 है। ये आप देख सकते हैं, क्वेश्चंस आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं या वैकेंसी आने वाली है या भी आ चुकी है, सारे में मैथ होंगे। और सारे का मैथ का लेवल जो होगा वो इसी बुक में, जो जितने भी सेट दिए हुए इस बुक का सारा सॉल्यूशन हम आपको करवा रहे हैं। ये दरोगा प्रीवियस ईयर का सेट नंबर 9 है ये क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए 20 क्वेश्चंस है इसमें और सारा एक से अच्छे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो नहीं भी आता होगा वो आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, और आप बना के भी देख सकते हैं कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। देखिए अभी दरोगा का भी वैकेंसी आने वाला है। अधिसूचना तो उसकी दौड़ की तो जारी हो गई कि दौड़ का कैसे है। ठीक है, तो वो कुछ 1-2 महीने के अंदर आएगी भी। तो सारे जो भी मतलब मैथ रीजनिंग जो करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर सकते हैं। देखिए ABCD एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय किसको बोलते हैं? देखिए चक्रीय मतलब हो गया कि वैसा चतुर्भुज जो कि एक वृत्त के अंदर हो। ठीक है, कैसा? जो कि एक वृत्त के अंदर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ एक वृत्त ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये एक वृत्त हो गया। तो अब इसमें क्या करना है कि आपको एक चतुर्भुज बनाना है। वो कैसा चतुर्भुज बनाना है? जो समलंब हो। समलंब इस चतुर्भुज का क्या होता है प्रॉपर्टीज? कि वो वैसे चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा समांतर हो, वो जिसकी एक युग्म मतलब जो आमने सामने की भुजा है वो समानांतर होती है और दूसरा युग्म जो होता है वो असमानांतर होता है। तो इसमें क्या करना है? हम चक्रीय चतुर्भुज को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, और वो भी समलंब चतुर्भुज। देखिए ये हमारा हो गया समलंब चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे तो अब इसमें क्या है कि इसका देख लीजिए, ये दोनों जो आमने सामने की भुजा है वो पैरेलल है एक दूसरे से, बाकी जो ये जो है वो नहीं है, दूसरा युग्म ABCD। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये यहाँ पे A है, ये B है और ये C है और ये D है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? देखिए AD तथा BC भुजाएं परस्पर समानांतर है। तो देखिए AD और BC क्या है? समानांतर है। और आगे देखिए, यदि कोण ABC 82 डिग्री है, ABC यानी कि ABC मतलब कि ये कोण का बात हो रहा है। ठीक है, वीडियो अगर आपको स्लो लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा टाइम लगता है, वरना ये क्वेश्चंस 20-30 सेकंड में बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब कैसे क्या यहाँ बोला जा रहा है कि ABC जो है उसकी यहाँ जो ABC ये है, ये 82 डिग्री है। क्या है? देखिए थोड़ा सा छोटा लिखते हैं तो पेन से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो 82 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए ये चतुर्भुज का गुण होता है चक्रीय यहाँ पे कि आमने सामने की जो ये भुजा है समलंब चतुर्भुज की, आमने सामने की भुजा वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये इसका प्रॉपर्टीज है। अगर यहाँ से हम निकाल लेंगे ये, तो ये 98 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 82 है, इसको इसमें जोड़िएगा तो 98 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? तो BCD का मान निकालें। तो कौन? BCD तो ये हो गया हमारा, तो ये पूछा जा रहा है। देखिए अगर इस समझिएगा इस डायग्राम को, तो हम समझते हैं कि ये देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, देख रहे हैं, जो कि AD और BC पैरेलल है। मान लीजिए कि ऐसे AD और BC पैरेलल है और एक तिरछी तिर्यक लाइन है ऐसे वो काट रही है, जो कि DC है ना, DC। तो इसमें आपको पता है कि यहाँ इस कोण अंतः युग्म जो कोण होता है, इस दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, जो कि यहाँ यही फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब ये 98 डिग्री है यहाँ पे D का वैल्यू, तो इसमें अगर 82 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा ये 180 डिग्री, तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी आपकी 82 डिग्री। ठीक है, देखिए आमने सामने की भुजा हो गई एक, मतलब कोण का जोड़ हो गया 180 डिग्री समलंब चतुर्भुज में, चक्रीय पे है तो। और ये दो, और इसके जो है यहाँ पे इस जो है आसन, इसको जो बोल सकते हैं अंतः कोण एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि पैरेलल लाइन पे बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों का योग इसका और इसका 180 डिग्री होगा, तो यहाँ 98 दिया था तो ये 82 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली जो हमारा BCD का वैल्यू होगा वो 82 होगा, जो कि A नंबर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यदि एक घन का विकर्ण 24 है, घन का विकर्ण क्या है? 24 है, तो उसका आयतन क्या होगा? देखिए
घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण होता है √3a। ठीक है, क्या होता है? √3a होता है आपका घन का विकर्ण, जो कि √24 ये दिया हुआ है आपका। ठीक है, √24। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, अगर 24/3 लिखेंगे यहाँ पे, ये 24 हो जाएगा, यहाँ 3 अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट में 8। इसको अगर हम बाहर निकालना चाहेंगे तो a का वैल्यू जो हो जाएगा मेरा, वो 2√2 हो जाएगा। जब a आ गया 2√2, तो हम क्या इसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते? इसका क्यूब कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो a³ इजल टू क्या हो जाएगा? 2√2 का होल क्यूब। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और ये √2 को 3 बार गुना करिएगा तो एक तो 2 बाहर आ जाएगा, तो यानी 16√2। इसको बस गुना करना था, 16√2 आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 3:4 और 5:5 में है तो उसके क्रमशः सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री, यही तो। और ये 3 अनुपात में दिया हुआ है, यानी तीनों अनुपात को जोड़ दीजिए तो 4, 5, 9, 3, 12, 12 अनुपात दे दिया है 180। तो एक अनुपात निकालेंगे तो 15, 180 को 12 से भागा दे दीजिए, 15 डिग्री आ गया। यानी कि एक यूनिट या एक रेशियो कुछ भी समझ सकते हैं, वो 15 डिग्री है। तो तीन यूनिट या 3 रेशियो कितना होगा? 45 होगा। 4 इसी तरह कितना हो जाएगा? 60, और 5 हो जाएगा 75। तो सबसे बड़ा इसमें 75 है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? तो एवं सबसे छोटे कौन? सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कौन? तो सबसे बड़ा 75 है। डिफरेंस निकालने बोल रहा है क्या? इनमें सबसे बड़े एवं सबसे छोटे कौन का मान क्या? तो 75 और 45 हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? महेश क्या किया है क्वेश्चन नंबर 4 में? देखिए कि महेश ने 10,000 रुपया उधार दिए। कितना उधार दिया? 10,000 रुपया उधार दिया। ठीक है, और कुल 12% कुछ कुल 12% और कुछ, यहाँ कुल नहीं, यहाँ कुछ होगा, कुछ 12% पर दिया और कुछ 10% साधारण ब्याज पर दिया। मतलब कि उसके पास, महेश के पास 1 लाख था। ठीक है, एक ही लाख है ना, 2, 3, 5, 6, हाँ 1 लाख था। कुछ को वो 12% पर दिया और कुछ को वो 10% पर दिया। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर, वो साधारण ब्याज पर दिया, तो 3 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कुल कितना? 31,500 रुपया मिले। कितना मिला? 31,500 रुपया मिला। उसने 12% की दर से कितने रुपये उधार दिए थे? जब उसको कुल जो है वो इतना राशि प्राप्त हुआ साधारण ब्याज, तो वो 12% पर कितना दिया था? कुछ तो दिया होगा ना, 1 लाख में 12% पर, वो कितना दिया था वही पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए, इसको करना क्या है कि मान लेते हैं हम कि x रुपया जो है वो, मतलब कि कुछ, मतलब कि x रुपया दिया। ठीक है, कुछ जो है 10% पर मान लीजिए कि x रुपया दिया। ठीक है, कितना दिया? x रुपया दिया। अब 12% पर कितना देगा? फिर 1 लाख में से x घटा दीजिएगा। ठीक है, तो यही देगा वो। तो 1, 2, 2, 2, 4, 1, 5 माइनस x, मतलब पेन नहीं चल रहा है। ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो ये हो जाएगा 1 लाख माइनस x, मतलब कि ठीक है। तो देखिए कोई इंटरप्शन था, इसलिए थोड़ा सा इसको पॉज करना पड़ा था। ठीक है, हम देख लीजिए, फिर इसको बताते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि कुछ जो है वो कुछ कितना पे दिया, कुछ को मतलब एक्स पेन का क्या हो गया आज, कुछ जो एक्स है। ठीक है, और कुछ 1 लाख में से घटा दीजिए एक्स को, तो वही तो देगा। कुछ अगर एक्स दे दिया तो, ठीक है, तो ये 1 लाख 2, 2, 4, 1, 5 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए, एस आई का फार्मूला पता है आपको। ठीक है, कुछ नहीं करना, एस आई इजल टू सिंपल इंटरेस्ट इजल टू क्या होता है? P इंटू आर गुने टी बटे 100, मतलब प्रिंसिपल रेट और टाइम का मल्टीपल बटे 100। ठीक है, देखिए कुल उसको एसआई कितना मिल रहा है? 31,500। ठीक है, यहाँ पे तो जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, कैसे, थोड़ा सा बड़ा लिखाएगा, ये कैसे लिखे यहाँ पे? चलिए इधर लिखते हैं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 31,500 रुपया उसको मिल गया कुल एसआई। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए, x रुपया दे दिया, x कितना पे दिया? 12% पर मान लिए। ठीक है, और उसके बाद 3 साल के लिए दे रहा है, तो 3/100 हो गया। प्लस कर देंगे यहाँ पे 1 लाख माइनस x होगा। देखिए यहाँ ऊपर लिख रहे हैं
जो पी होगा हमारा वो 1,00,000 2 3 4 5 1,00,000 माइनस एक्स पी हो गया। और इसको कितना, जब यहाँ वो दे दिया 12% पर, तो इसको देगा 10% पर और गुने 3 टाइम है बटे 100। अब इसको कैलकुलेशन कर देना है, यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिए, जो भी x का वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। वही पूछा जा रहा है ना कि वो मतलब कि 12% पर कितने मतलब कितना रुपया दिया, तो हम मान लिए हैं 12% पर वो x रुपया दिया, तो x%, तो फिर आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि यहाँ जगह कम है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा। अगर आपका आंसर नहीं आएगा तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। देखिए सिंपल सा फार्मूला लगाना है आपको, क्या, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। SI = PRT/100। कुछ रुपया मान लीजिए x मान लेते हैं 12% पर, तो 1,00,000 माइनस x हो जाएगा 10% पर। समय 3 वर्ष दिया हुआ है और r आपको दे ही दिया, एक पर 10%, एक पर 12%, बस बैठा देना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन इतने लंबे लंबे एक स्क्रीन पे, मोबाइल वाले स्क्रीन पे कम पड़ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दूध और पानी के मिश्रण के 4 गैलन में, ठीक है, दूध और पानी का 4 गैलन का मिश्रण है, ठीक है, में 12% पानी है। दूध और पानी का जो 4 गैलन मिश्रण है उसमें 12% पानी है, तो ठीक है। तो मान लेते हैं कि 4 में कितना पानी है, 12%, तो 4 बटे ये हो गया 12%। आगे पढ़िए, उन्हें एक और मिश्रण है, उन्हें एक और मिश्रण में 6 गैलन जोड़ दिया जाता है, तो 6 गैलन और जोड़ दिया जाता है, तो इसमें जोड़ देते हैं। और 6 गैलन जिसमें 7% पानी है, ठीक है, तो 6 × 7/100, उसमें 7% पानी है। और 1 गैलन पानी और जोड़ दिया जाता है, प्लस में 1 कर देंगे, यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी का प्रतिशत क्या है। तो देखिए पानी का प्रतिशत निकाल दे रहे हैं, ऊपर में पानी का प्रतिशत निकाल दिया बटे टोटल पानी कितना है, बटे 11, और गुने 100 कर दीजिएगा, ठीक है। गुने 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको जब कैलकुलेशन करिएगा आप, तो आपको क्या आ जाएगा, ऊपर में 190/100, ठीक है, और बटे 11 और गुने 100 करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं इधर लाके, तो 190, ठीक है, बटे में 100, ठीक है, 190/100 और गुने में 11, ठीक है, क्योंकि ये 1 ऊपर जाएगा तो नीचे 11 आ जाएगा गुना में, ठीक है। तो 1/11 लिखेंगे, यानी नीचे गुने 11 और गुने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा ये। अब क्या बचा, 190/11, तो 190/11 को आप भागा दीजिएगा 190/11 को, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 17.27, ठीक है, 17.27। कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, जैसे जैसे बोला गया, 4 गैलन में 12% पानी, ठीक है, प्लस 6 गैलन में 7% पानी और 1 गैलन और जोड़ दिया, तो टोटल 11 गैलन था। तो टोटल जो होता है वो नीचे से भागा देना पड़ता है, टोटल संख्या जो होता है वो नीचे आता है, और गुने 100 करना पड़ता है क्योंकि प्रतिशत निकालना है, तो हम गुने 100 कर दिए। बाकी इसका कैलकुलेशन जितना जल्दी आप करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, ए पट्टी मतलब कुछ भी है, नाम है, ए पट्टी 1000 किलोग्राम नमक बेचती है, 1000 नमक किलो मतलब जो है वो बेचती है, ठीक है, जिसमें 17% लाभ और बाकी 7% लाभ पर, ठीक है, मतलब 1000 किलोग्राम नमक बेचती है, जिसमें से वह 17% लाभ और बाकी 7% लाभ पर बेचती है। वह पूरे में 10% लाभ पर उठाती है, मतलब कुछ 17% पर बेचती है, कुछ 7% बेचती है, और पूरा सौदा में उसको ओवरऑल 10 इस तरह करके वो 10% का लाभ उठाती है। तो पूछा जा रहा है कि 17% लाभ पर वो कितना बार बेची। मात्र जैसे कि 1000 किलोग्राम उसके पास नमक है, कोई कस्टमर आया उसको 17% लाभ पर बेच दिया, कोई आया उसको 7% बेच दिया, लास्ट में वो जब देखा तो देखा कि उसको 10% का लाभ हुआ ओवरऑल, ठीक है। तो अब क्या करना, पूछ रहा है कि 17% पर वो कितने कस्टमर को मतलब कितना नमक वो बेचा, उसका भार निकालिए, मतलब उसका वजन निकालिए, 17% कितना पर बेचा जाता है, ठीक है, 17% लाभ वाला। तो इसका एक सिंपल फार्मूला है, जब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी लाभ है, यहाँ भी लाभ है, और ओवरऑल लाभ है वो भी लाभ है। देखिए एक लाभ यहाँ पे है,
दूसरा यहाँ पे है, और ओवरऑल लाभ जो है वो 10% है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 17 से 10 कम है और 7 से 10 ज़्यादा है। मतलब एक तरफ देखिएगा, ये जो बता रहे हैं वो तभी लगेगा जब ये ऐसा, अगर यहाँ पे ऐसा रहता 5% रहता तो नहीं लगा, 10 की जगह 5 रहता तो नहीं लगा सकते। ऐसा नंबर यहाँ पे रहेगा ओवरऑल, जो कि ये भी लाभ है, ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। अगर यहाँ हानि रहता तो ये नहीं लगता, ठीक है। तो 17% लाभ है, 7% लाभ है, और 10 और ये 1 से कम है, 10 और 1 से ज़्यादा है, तब हम ये मेथड को लगाएंगे। तो 17% लाभ है यहाँ पे, एक तरफ 17%, एक तरफ 7% और ओवरऑल 10%, ठीक है। अब क्या करेंगे हम कि 10 में से 7 अगर घटा देते हैं तो आता है 3, ठीक है। और 17 में से अगर 10 घटा देते हैं तो आता है क्या, 7। तो वो 3:7 में बेचा है, मतलब कि 17% लाभ पर वो 3, मतलब कि 3 अनुपात में बेचा है, और 7% लाभ पे वो 7 को बेचा है। मतलब 3 को बेचा है 17% लाभ पे, और 7 को बेचा है 7% लाभ पे। तो ओवरऑल उसके पास कितना वजन था, 1000, 1 2 1000, ठीक है। अब बटे में कितना हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितने को बेचा है, 10 को 3 + 7 बटे 10। पूछा जा रहा है 17% लाभ वाला को, तो गुने 3, क्योंकि यहाँ 17 के नीचे क्या है 3, इसको काट दीजिए 300। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 300 kg वो 17% लाभ पर बेचा है, 300 kg। अब पूछेगा कि 7% लाभ पर कितने kg बेचा है, तो उसका हो जाएगा, जब 300 इस पर बेचा है तो 700 हो जाएगा उसका। अगर 7% पर पूछता तो आंसर होता 700, 1700 पे पूछा है तो आंसर होगा 300, ठीक है। कंडीशन आपको बता दिए कि ये मेथड कहाँ लगाना है, जब यहाँ भी लाभ होगा, यहाँ भी लाभ होगा और यहाँ भी लाभ होगा, और ये ऐसा लाभ होगा जो 17 से कम है और 7 से ज़्यादा है, ठीक है। मतलब कि 1 से कम और 1 से ज़्यादा। आप समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि एक खेत में ए और बी है, ठीक है। ए चारों पैरों वाला जानवर है। मतलब कि ए जो है वो एक खेत है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक खेत है, यहाँ पे ए भी है और बी भी है। तो ए क्या है, ये जो है वो उसका 4 पैर है, कितना है 4 पैर, और बी का 2 पैर है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है 2 पैर वाला है, जानवर है, यदि कोई सिर को गिनता है तो 180 है, और जो हेड है, सर है, वो कितना है, सर है आपका 180। अब बताइए, अगर 4 पैर वाला नहीं होता, 180 है सॉरी, अगर 4 पैर वाला नहीं होता, ठीक है, अगर पूछा जाता कि 2 ही पैर वाला है और 180 सर है, तो आप सीधा सीधी क्या करते, 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो पैरों की संख्या कितना हो जाती, 360। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है, 180 सर है। आगे क्वेश्चन पढ़िए, अगर कोई पैर गिनती करता है तो उसको 180, अगर उसका कोई पैर गिनती करता है तो वो 480 होते हैं। तो खेत में ए प्रकार के कितने जानवर हैं, समझे। सर 180 ही है, सर जब गिनता है लोग खेत में तो 180 सर मिलता है, मतलब मुंडी, ठीक है। मुर्गा मान लीजिए मुंडी होगा, और कोई 4 पैर वाला होगा उसका मुंडी होगा, तो उसमें मुंडी जो है, सर जो है वो 180 है, ठीक है। हेड जो है सर वो 180 है। अब पूछा जा रहा है, लेकिन पैर जब गिन लेता है तो 480 हो जाता है। पैर कितना हो जाता है, 480, ठीक है। अब बताइए, अगर अगर 4 पैर वाला नहीं होता, केवल 2 ही पैर वाला होता, तो जितना मुंडे उसको 2 से गुना कर देते तो 2 पैर वाला निकल जाता, ठीक है। तो 2 पैर वाला निकालने के लिए हम क्या करते कि 180 को 2 से गुना करिएगा तो 360 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन पैर कितना है, 480, बढ़ कितना गया, 120, कितना बढ़ा, 120। और ये 120 क्यों बढ़ा, क्योंकि कोई ना कोई 4 पैर वाला होगा वहाँ पे बहुत सारा, तो 4 पैर वाला होगा, यानी कि 2 पैर के चक्कर में वो 360 ही हो रहा था, 180 सर है तो 2 पैर और बढ़ गया। जैसे पैर की संख्या 480 आई, ठीक है, पैर की संख्या 480 है, तो ये 300 मुंडी 180 ही है, और 2 पैर का निकालते हैं तो 360 होता है। तो भाई ये जो 120 बढ़ रहा है पैरों की संख्या, तो वो कहाँ से बढ़ रहा है, क्योंकि जो जिस कोई कोई मुंडी वाला ऐसा होगा जिसका 4 पैर होगा, तो 4 पैर होगा यानी 2 पैर सब में बढ़ रहा होगा। तो 2 पैर अगर बढ़ रहा है सब में, तो 2 से इसको भागा दे देते हैं 120 में, तो कितना हो जाएगा 60, यानी कि 4 मुंडी वाला जो है वो कितना है, 60 जानवर है। 4 मुंडी वाला 60 जानवर है, ठीक है। तो अब जो बच गया वो हमारा कितना, कौन सा जानवर होगा, जो बचा वो 2 पैर वाला होगा। 4 पैर वाला कितना जानवर है, 60 जानवर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर, ठीक है। तो 4 पैर वाला अगर 60 जानवर है तो 240 पैर हो गया, है कि नहीं, 240 पैर हो गया। और हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए 480 पैर है, तो जो बचा उसको 2 से भागा दे दीजिएगा तो वो 1 पैर वाला निकल जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे होंगे बात को। तो
आप समझ गए ना कि 60 कैसे आया, क्योंकि जो बढ़ा वो तो 2 पैर और बढ़ने के कारण ही बढ़ा ना, तो 2 से डिवाइड कर दिए तो 60 हो गया आंसर। इस तरह आप कभी नहीं भूलिएगा, क्वेश्चंस को थोड़ा समझ के बनाइए। तो ये भी देखिए क्वेश्चंस अच्छा है, जो क्वेश्चंस नंबर 8 है, ठीक है। क्वेश्चंस नंबर 8 में क्या है कि 1:1:1 अनुपात में होने वाले 3 पतीलों 1। अच्छा एक बात बताइए, 1:1:2 कब आएगा? जब कोई भी अनुपात है, मान लीजिए कि देखिए अगर 10:12:14 है, तो ये क्या 1:1:2 आएगा? ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 7 होगा? ऐसा नहीं होगा। जब कोई भी चीज़ होगा, मान लीजिए 10:10:10 तभी तो ये 1:1:1 लिख सकते हैं। मतलब कि तीनों जो बर्तन होगा वो उसमें बराबर होगा क्वांटिटी, 10-10 होगा, 20-20 होगा, 30-30 होगा, x होगा, कुछ भी होगा, क्वांटिटी बराबर होगा। यही मतलब है 1:1:1 का, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस को पढ़ते हैं कि 1:1:1 में अनुपात में होने वाली 3 पतीला मान लेते हैं कि एक पतीला, दूसरा पतीला और ये तीसरा पतीला। पतीला मतलब बर्तन, पोट समझ सकते हैं, ठीक है। बर्तन है, दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक। सब पतीला में मिल्क और वाटर का मिश्रण है, ठीक है। मिल्क वाटर मान लेते हैं, मिल्क वाटर हो गया मिश्रण ये, ठीक है। पहले पतीले में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है, ठीक है, 2:3 है। दूसरे में 3:7 है, ठीक है। और तीसरे में 1:4 है, ठीक है, 1:4 है, ठीक है। यदि सभी 3 पतीलों में से तरल एक बड़ा कंटेनर में मिला दिया जाता है, ठीक है। अब क्या पूछा जा रहा है, ये आगे, यदि सभी तीनों पतीलों से तरल, मतलब कि जो इसमें पदार्थ है, यदि सभी तीनों पतीलों से तरल एक बड़ा कंटेनर में मिला दिया जाता है, और जितना जो है ना ये एक बड़ा कंटेनर में मिला दिया जाए, तो पानी और दूध का परिणाम स्वरूप अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो इसको ऐसे बड़ा कंटेनर में मिला दिया जाता है, सब तीनों को एक में मिक्स कर दिया जाता है, तब पूछता है कि ये जो दूध पानी, तो जब तीनों को मिला दीजिएगा एक बड़ा सा मतलब कंटेनर में, तो क्या होगा, मिल्क वाटर हो जाएगा सब, मतलब उसमें आ जाएगा। तो फाइनली मिल्क और वाटर का जो होगा वो क्या होगा, वो पूछा जा रहा है। चलते हैं क्वेश्चंस की और अब बनाते हैं इस क्वेश्चंस को। ये तो अभी बता दिए कि क्या क्या है इसमें, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये 2:3 है, अगर इसको जोड़िएगा तो ये टोटल कितना अनुपात है, ये 5 है, ठीक है। इसको जोड़िएगा तो ये कितना है, 10 है, और इसको जोड़िएगा तो ये कितना है, 5 है, ठीक है। अब पहले ही आपको दे रखा है यहाँ पे कि अनुपात तीनों पतीलों का दूध और पानी का मिश्रण हो 1:1:1 अनुपात में होने वाले तीनों पतीलों में दूध पानी का मिश्रण होता है, और जो मिलाते हैं वो 1:1:1 में होता है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 10 है और यहाँ 5 है, तो इसको क्या करना है, हमको बराबर करना है, क्योंकि तभी तो ये हमारा, अभी तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे अभी तो 1:1:2:1 आएगा, क्योंकि ये 5-10-5 है। अब क्या करना है, इस तीनों को बराबर कर देना है, या तो सब में 5-5-5 रहेगा, या तो सब में 10-10-10 रहेगा, तभी तो आएगा बराबर। तो ऐसा करते हैं, इस 10 को लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करिएगा आप, ये देखिए ये हो जाएगा 4:6। ये तो वही रहेगा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, 10 लाने के लिए तो किए हैं। 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10-10-10 अनुपात में हो जाएगा, तो ये 1:1:1 में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करना है, अब सबको जोड़ दीजिए, बराबर तो हो गया सब एक अनुपात में। मिल्क है 4 और 3 और 2 9, तो मिल्क और वाटर कितना हो गया, 4 3 7 2 9, और वाटर कितना हो गया, 8 7 15 6 21। इसको अगर काटिएगा तो ये हो जाएगा 3 तिया का 9 और 3 सती का 21, यानी मिल्क और वाटर का क्या आ जाएगा, मिल्क और वाटर का आ गया रेशियो 3:7। लेकिन पूछा क्या है, तो पानी और दूध का परिणाम स्वरूप, यहाँ भी इतना में भी लास्ट में आप 3:7 मार के आइएगा तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पूछा क्या है कि पानी और दूध, पहले पानी फिर दूध, तो पहले पानी और दूध में क्या होगा, वाटर और मिल्क का पूछा है, तो वाटर कितना आया है 7 और पानी कितना आया है 3, तो 7:3। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप कि पूरा मेहनत करने के बाद जल्दी में आंसर अगर बी मारते हैं तो ये गलत हो जाएगा, और अक्सर सारा बच्चा यही करेगा। आपको आंसर लगाना है ये, क्योंकि जो पूछा है यहाँ पे देख लीजिए, पहले मिल्क, पानी और दूध, अगर दूध और पानी पूछता तब आप ये मारते, क्योंकि रेशियो में पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जो दिया है उसको हम 1:1 में कन्वर्ट कर लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ 1:1 के अनुपात में होने वाले 3 पतीलों में ये जो तीनों पतीला है वो इसमें मिश्रण है,
दूध और पानी का मिश्रण होता है, ठीक है, 1:1:1 में। तो हम कर दिए 1:1:1, ये भी 1 अनुपात में आ गया, ये भी और ये भी। अब तीनों को जोड़ दिए। अब उस जब तीनों को एक बड़ा मिश्रण में डालेंगे तो 4 3 7 2 9, 9:21 में आएगा, तो 3:7 आएगा। तो हमको पानी और दूध का पूछा है तो 7:3 होगा। अगर नहीं समझ में आता है क्वेश्चंस कोई भी तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कि हमें ये क्वेश्चंस में दिक्कत है, हम अगले क्लास में फिर से बता देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग कमेंट करिएगा तब। एक n भुजा वाले नियमित बहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 3 गुना है, n का मान क्या होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस जो झारखंड में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं झारखंड दरोगा में, जो पूरा सेट बना लेगा वो अभी आने वाले ग्रुप डी का एग्ज़ाम में, हम कल परसों से आपका ग्रुप डी का भी एक से डेली 15 क्वेश्चन, एक से डेली आपको हम 15-20 क्वेश्चंस का करवाने वाले हैं। ये तो चलेगा ही, वो भी चलेगा आपका, ठीक है। तो जो भी ये क्वेश्चंस बना लेगा वो झारखंड का कोई भी आने वाले क्वेश्चंस में, आने वाले कोई भी आगामी एग्जाम में, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, आपका बन जाएगा, ठीक है। रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट बनाना है। क्वेश्चंस देखिए पढ़ते हैं कि एक एन भुजा वाले, ठीक है, सॉरी क्या है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कभी कभी, ठीक है। देखिए एक एन भुजा है नियमित वाले बहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योग। देखिए आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, एन, अगर एन भुजा वाले सभी आंतरिक कोणों का योग हो जाएगा, बताते हैं आपको, देखिए लिखते जाइएगा, हम रफ करेंगे। एन भुजा वालों के लिए 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। हमको ऐसे याद है 2n-4 इंटू, अब 2 कॉमन लेके बना सकते हैं, जिसको अगर ऐसे याद है n-2 इंटू 180 डिग्री, ये वही चीज़ है, ठीक है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे, है ना। तो एन भुजा वाले नियमित बहुभुज के सभी आंतरिक कोण का योग कितना हो जाता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। लेकिन यहाँ भुजा क्या है, एन है, हम यहाँ एन के जगह, यहाँ एन भी भुजा है, क्या है, साइड है भुजा, तो हम बड़ा एन बैठा देंगे यहाँ पे, तो फाइनली क्या आ जाएगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ये हो गया एन भुजा वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, ये निकल गया। बाह्य कोणों के योग से 3 गुना है, बाह्य कोणों का योग से 3 गुना है, ठीक है। तो बाह्य कोण कितना होता है, बाह्य कोण होता है 360 डिग्री। बाह्य कोण का योग कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो बस क्वेश्चंस बन गया, ये हो गया अपना सभी आंतरिक कोणों का योग 2n-4, ओहो 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और ये बाह्य कोणों का 3 गुना है, तो बाह्य कोण हो गया 360 डिग्री, और ये बाह्य कोण का 3 गुना है, तो हमको क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, किसको, बाह्य कोण को। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा निकल के आ गया रेशियो। अब इसको बना देना है। अब देखिए यहाँ से 90 चौका 60 कट जाएगा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा, तो 2n, ये 2n और ये 12 में से इधर 4 चल जाएगा तो 16, तो n कैपिटल N हो जाएगा 8। तो भुजा की संख्या n कितना आ गया, 8, आंसर बी, ठीक है। तो कुछ नहीं था इस क्वेश्चंस में, खाली आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था कि n भुजा वाले आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री, और सभी बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। तो ये जो है वो इसका 3 गुना है, तो इसको 3 से गुना कर दिए। n जो दिया है वो भुजा दे दिया है, तो इस कैपिटल n स्मॉल का जगह n दे दिया, अगर ये 5 देता तो 5 बैठाते, n दिया है तो n बैठा दिए, तो n का वैल्यू आ गया 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक घोड़े की पिता ने, एक घोड़ा है उसका पिता है, ठीक है, 4 घंटों टटूट का पीछा किया। घोड़ा है जो उसका बेटा है, उसका नाम है टटूट, वो उसका पीछा किया 4 घंटा, ठीक है। जब टटूट अस्तबल होता है जहाँ घोड़ा बांधा जाता है, जहाँ रहता है, अस्तबल से भागा तो उसका 4 घंटा पीछा किया उसका पिता, ठीक है। घोड़े को 1.5 घंटे लगते हैं टटूट तक पहुंचने में, और जो उसको पिता है उसको टटूट तक पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है, ठीक है। तो औसत गति प्रति 70 किलोमीटर है। जब वो 1.5 घंटा में पहुंचता है उस समय उसका औसत गति रहता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टटूट की गति क्या है, जब उसके उसके पिता का, जो घोड़े का पिता का जो है उसका गति है 70 किलोमीटर, ठीक है, 70 किलोमीटर, वो 1.5 घंटा में पहुंच जाता है टटूट के पास अस्तबल में। तो पूछा जाता है कि टटूट जो चल रहा है, आगे आगे दौड़ रहा है, वो किस गति से दौड़ रहा है जब उसका पिता 4 घंटे से उसका पीछा कर रहा था। तो अब क्या करेंगे इसमें, देखिए यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड क्या हो यहाँ पे 70, और टाइम कितना है 1.5।
इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 105। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि टटूट जो है उसका क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकाल लिए 105 और टाइम कितना है, देखिए टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा ये और 1.5 घंटा ये। उसके पिता कितना कितना चला, 1.5 घंटा ये चला और 4 घंटा ये चला, टोटल 5.5। 5.5 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 19.09। इसको 19 लिख सकते हैं, आंसर जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो एक बार इसका डिस्टेंस निकाल लिए टोटल, क्योंकि जितना उसका मतलब पिता उसका पीछा किया है उतना ही टटूट दौड़ा है, तो उसका डिस्टेंस निकल गया, यानी टटूट दौड़ा कितना 105। और कितना उसका पिता पीछा किए उसका मतलब कितना समय में, तो वो 4 घंटा यहाँ, लेकिन यहाँ स्पीड हो गया था 70, तो ये और ये 1.5 घंटा, तो यहाँ कितना हो गया 5.5। तो इसका मतलब टटूट जो दौड़ रहा था वो 19.09 से वो 5.5 घंटा दौड़ा, और उसका पिता 70 किलोमीटर से उसको 1.5 घंटा में उसको पीछा कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए कुछ क्वेश्चंस है झारखंड दरोगा में जो उसको लैंग्वेज लिखना चाहिए था, आपको लगेगा कि लैंग्वेज जो लिखना चाहिए था, जैसे समझा के लैंग्वेज लिखा जाता है रेलवे में एसएससी में, वैसे नहीं लिखा है। आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन वही बोल रहा है वहाँ पे। आपको कुछ चीज़ को मानना पड़ेगा। कोई कहीं कहीं 2-4 क्वेश्चंस में ऐसा है जहाँ की जो बोलना चाहिए था वहाँ पे की कर दिया, जहाँ पे का बोलना चाहिए था वहाँ पे कुछ और कर दिया है। उससे लगेगा कि जो वर्ड है वो अलग है, लेकिन नहीं, वही है वो चीज़। ठीक है, आप जब भी आंसर अगर उस चीज़ को नहीं मानकर अगर आंसर करिएगा, गलत करिएगा, तो आपको नंबर नहीं देगा। वो वही चीज़ है उस क्वेश्चंस में, आपको उसी तरह लेके बनाना पड़ेगा। देखिए आपको 2-4 क्वेश्चंस में हम दिखा देंगे कि ऐसा क्या, कहाँ पे ऐसा है। देखिए ये है एक पॉइंट और एक पॉइंट ये है, दूरी निकालना बोल रहा है। तो देखिए जब दो पॉइंट होगा x1, x मान लीजिए ये x1 है और ये y1 है। ठीक है, और एक पॉइंट ये है और यहाँ दूसरा पॉइंट है x2 और ये y2 है। ठीक है, अगर इसका डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाता है क्या, देखिए y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाता है अंडर रूट। अब देखिए ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। y2 माइनस y1, y2 माइनस 24 और 0 घटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 24 ही रहेगा, यानी माइनस 24 का होल स्क्वायर प्लस x2 क्या है यहाँ पे -7 और 0 घटा दीजिएगा तो क्या होगा, माइनस ही रहेगा, -7 इसका होल स्क्वायर, इसको अंडर रूट। तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में है तो 576 होता है और 7 का 49 होता है। तो 576 ही होता है ना कि 476 होता है, 24 चौके देख लीजिएगा, जो भी होता है 576 ही होता होगा। ठीक है, तो इसको जोड़िएगा अगर तो ये हो जाएगा 625, तो इसको अगर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 25, -25 हम नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 25, आंसर बी नंबर। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन जिसको फार्मूला नहीं पता है उसके लिए बहुत कुछ है ना। अगर 3 संख्याओं के वर्ग का योग 150 है, ठीक है, कितने संख्या हैं, 3 संख्याओं का वर्ग का योग, मान लीजिए 3 संख्या x है, y है, z है। ठीक है, 3 संख्याओं के वर्गों का योग 150 है। ठीक है, और इन 3 संख्याओं का योग 30 है, और इसका योग कितना है 30 है, और इसका वर्ग कितना है एक्स स्क्वायर, वर्ग यही होता है ना, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, इसका कितना है 150 है। ठीक है, 150। तो अब क्या करना है, इसको 150 है तो एक बार में इन तीनों संख्याओं को 2 बार लेने का योग क्या होगा। इस तीनों संख्याओं को एक एक बार लेना है, उसका योग क्या होगा। अब इस क्वेश्चंस को पढ़ते रह जाइए, बुझते रह जाइए, आपको समझ में नहीं होगा एक एक बार कैसे लें, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा, क्योंकि इसका पूछने का स्टाइल ही अलग है। अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इसको दिख रहा होगा आपको, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कुछ समझ में आ रहा है, उस पर ये क्वेश्चन है। अगर हम लिखते हैं यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड, जब क्वेश्चंस बना लेंगे तब समझ में आ जाएगा लैंग्वेज क्या बोल रहा था। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको होता है ना 2ab 2bc 2ca, तो इस तरह हम यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, प्लस में क्या हो जाएगा वाई जेड। ठीक है, अब प्लस में क्या हो जाएगा जेड एक्स, हो गया। अब क्या करना है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपको तो दे रखा है 30, तो 30 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 900। ठीक है, जगह कम पड़ता है तो डायरेक्ट बनाना पड़ता है। ठीक है, आप अपने पेन कॉपी लेके बना सकते हैं। ये हो गया 900, 900 लिखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर ये तो दे रखा है आपका 150। ठीक है,
और ये प्लस, ठीक है, और यहाँ 2 ये पूरा आ जाएगा एक्स वाई वाई जेड और ये प्लस में जेड एक्स। अब यहाँ देखिए 900 में अगर 150 घटाइएगा तो कितना आएगा 750 और 750 इधर आके 2 से भागा लग जाएगा, ठीक है। तो 750, ओहो हो, ठीक है, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया, एरो आ गया पे, हाथ टच हो गया स्क्रीन पे। यहाँ लिखते हैं 750 और बटे में 2। 750 कैसे, देखिए अगर इस 100 को इधर लाइएगा तो 900 में से 150 माइनस हो जाएगा ना, तो 750 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 तिया का 6 और यहाँ 1 2 7 7 और 2 5 375। आपका आंसर क्या आ जाएगा 375। क्यों, देखिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में कि तो एक बार में इन तीनों संख्याओं को 2 बार लेने का योग क्या होगा। तो एक बार देखिए ये लिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, और देखिए सब 2 बार है, एक्स भी यहाँ 2 बार है, यहाँ वाई भी 2 बार है और यहाँ जेड भी 2 बार है। वही क्वेश्चंस पूछा जा रहा था। आपको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे क्वेश्चंस बैठा के दे दिया है, आपको जो दिया है उसको बैठाना है, जो नहीं दिया है वो निकालना था। वही आंसर था इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए यहाँ जो जब फार्मूला में लिखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, तो अगर इसको हम इधर ये निकालना है तो ये देखिए यहाँ x एक 2 बार हो गया, यहाँ y यहाँ y यहाँ z यहाँ z 2 बार हो गया। तो देखिए ये 2 बार हो गया और प्लस में हो गया, एक बार प्लस हो गया। क्वेश्चंस क्या है, तो एक बार में इन तीनों संख्याओं का 2 बार लेने का, 2 बार लिए का योग क्या होगा, तो यही पूछ रहा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, ख़त्म। 500 संख्याओं का औसत संख्या x है। कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जिसको अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है। अगर आपको मैथ आता है, आप प्रैक्टिस में है तभी बना सकते हैं, और ना ऐसे ही उठ पुट के जाइएगा तो आपसे नहीं बनेगा, समझ में नहीं आएगा क्या पूछा है, ठीक है। 500 संख्याओं का औसत हमको भी पढ़ना पड़ता है, हमको भी बनाना पड़ता है आपको बताने से पहले, इसलिए बोलते हैं कि आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। लेकिन आप लोग का सपोर्ट है ही नहीं, थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं। आप वीडियो पर पूरा स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, किसी में 400 व्यू है, किसी में 500 व्यू है, किसी में 200 व्यू है, किसी में एक वीडियो मेरा जो पहला है उसमें 15-16 हज़ार व्यू गया हुआ है, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। लेकिन उसके बाद से कोई भी वीडियो मेरा लगातार मतलब फॉल डाउन हो रहा है सब चीज़ पे, ठीक है। लेकिन मेरा मेहनत उसी तरह कायम है, ठीक है। जिस दिन आप लोग को मेरा मेहनत समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, फिर आप हमें जरूर सपोर्ट करिएगा, उस विश्वास से हम वीडियो बनाते हैं। देखिए 500 संख्याओं का औसत x है, तो योग हो जाएगा क्या, योग हो जाएगा 500 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका योग हो गया 500x, क्योंकि वो संख्या 500 उसका औसत x है, तो योग तो वही होता है ना 500 इंटू एक्स, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। संख्या 530 और 470 निकाल दिया, तो कितना निकाला, निकालने वाला संख्या है 530 और 470, तो टोटल कितना निकाला देखिए 1000, है ना, 1000 निकाल दिया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, तो अब बचे हुए संख्याओं के, तो कितना संख्या बचा, 500 संख्या में से 2 संख्या निकाल दिए आप, तो इस 498 संख्या बचा। तो अब बचे हुए संख्याओं के, यानी बचा हुआ संख्या कितना 498 का समूह का औसत 375 है। तो बचे हुए संख्याओं का यानी कि 498 बचा था संख्या, उसका कितना औसत है 375 है। तो 500x का मान क्या है, तो ये पूछा जा रहा है कि 500x का मान क्या है। देखिए ये टोटल योग था, जो 500 संख्याओं का योग था कितना 500x, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। उसमें से 2 संख्या आप निकाल दिए, अब ये योग कितना बचा, अगर इस 500x में आप -1000 कर देते हैं, ठीक है, तो क्या ये जो 2 संख्या आप निकाले थे 530 और 470, तो जो 498 संख्या बचा उसका औसत 375 है ना। तो इस दोनों का संख्या जो टोटल संख्या निकल रहा है, तो यही तो होगा, इस योग में जो निकाले थे उसको घटा दिए 1000, यानी इधर से कान ना पकड़ के इधर से पकड़ा दे रहा है कि जो 2 संख्या आप निकाले, ठीक है, उसके बाद जो औसत बचा वो 375 है। तो 2 संख्या निकाले यानी 498 बचा, तो 498 को 375 से गुना कर दिए, है ना। अब क्या बोल रहा है, वो तो टोटल बचा हुआ, अब जो निकाले थे उसका योग 1000 है, तो टोटल योग था 500, उसमें से 1000 घटा दिए तो वही आ गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, 498 को 375 से आपको गुना ही करना पड़ेगा हर हाल में, और उसमें आप 1000 जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि हमको 500x ही निकालना है, देख रहे हैं, तो 500x डायरेक्ट निकाल लेंगे। अगर आप इसको गुना करिएगा 498 को 375 से, कोई उपाय नहीं है जो कि गुना करना पड़ेगा, वो आएगा आपका
586750, उसमें 1000 जोड़ देते हैं, यानी 1000 जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1000 ऐसे। अब इसको जोड़ने के बाद मेरा आ जाता है 057, ठीक है, और फिर यहाँ 7, फिर 7, ठीक है, और 18, मतलब 18, 77, 50, आने की सी नंबर आंसर जा रहा है। कोई दिक्कत था इस क्वेश्चन में? लेकिन क्वेश्चन आसान था अगर लैंग्वेज पकड़ लिए तो, क्योंकि 500 संख्या का औसत x है तो योग हो गया 500x। दो संख्या निकाल दिए तो बचा 498, उसका औसत है 375, तो जो बचा हुआ उसका योग हो गया ये। अब जो निकाले वो योग में से उसको घटा देंगे तो इसके जो है 498 का औसत वही होगा, ठीक है। अगर इस बड़ा डिजिट में नहीं समझ में आया इस क्वेश्चन को तो देखिए छोटा डिजिट में समझाते हैं कि 10 संख्या है उसका औसत है 10, मतलब 20 मान लेते हैं, 10 संख्या उसका औसत 20 है, तो कितना आ गया टोटल? 200 हो गया उसका योग। अब बोला जा रहा है कि हम दो संख्या को निकाल दिए, जो दो संख्या को निकाले उसका योग था, एक का योग था 30 और दूसरे का योग था मान लेते हैं 40, ठीक है। तो हम 70 निकाले, क्या निकाले? 70। तो दो संख्या निकाले तो बचा कितना? दो संख्या निकाले तो 8। आप बोल दे रहा है कि ओवरऑल जो संख्या आप निकाले थे उसका निकालने के बाद जो बचा उसका जो औसत है वो हो जाता है, वहाँ 20 है मान लीजिए कि हो जाता है वो 15। तो अब आप बोल रहा है तो इसका वैल्यू निकालें 500x, मतलब कि जो योग है टोटल। तो अब बताइए जो ये वैल्यू है वो 200 में अगर हम इस 70 को घटा देंगे तो नहीं आएगा क्या? हम एक रफ बताए हैं, ठीक है, वैसा नहीं कि हमें यहाँ मैच कर जाना चाहिए। मतलब कि जो दो संख्या निकाले उसके बाद औसत हो गया 15, तो 8 गुने 5 15, और जो इसी 10 से तो दो निकाले थे 30 और 40, तो 70 आया, तो टोटल में से माइनस कर दिए। आप आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, आ जाएगा। निम्न के माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका, तो माध्यिका निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? जब भी माध्यिका पूछे तो इसको सिंपल क्या करता है लोग, इसको एवरेज समझ के गलती कर देता है। इसको जोड़ के आपको भागा नहीं देना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। मतलब सबसे छोटा से शुरू करिए। सबसे छोटा क्या है? 30, ठीक है। सबसे छोटा क्या है यहाँ पे? 30, ठीक है। तो 30 हो गया। फिर क्या है देखिए 40, फिर क्या है 60, फिर क्या है 90, फिर क्या है 100, फिर क्या है 110, फिर क्या है 180, फिर क्या है 220। अब देखिए कितना नंबर है ये, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, n=8, आने की इवेन नंबर है। 8 क्या है? इवेन नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो बीच का होगा वो 2 नंबर लेना है। मतलब कि बीच का 2 नंबर कौन सा होगा? इधर से 3 छोड़ दीजिए, चौथा और पाँचवां ले लीजिए, ये बीच में आ रहा होगा। देखिए अगर n ऑड होता, मान लीजिए कि 9 नंबर होता, तो जो पाँचवां नंबर पे आता वो आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि इवेन है तो हम दोनों लेंगे, 90 और 100, इधर से भी बीच में और उधर से भी, लेफ्ट राइट दोनों तरफ से। तो 90 + 100, और बटे में क्या करेंगे? 2 से भागा दे देंगे, तो 190 हो जाएगा। 190/2, अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 95, जो कि आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन आपको बनाना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या है कि बी कोनों की संख्या और E-B, मतलब किनारों की संख्या और कोनों की संख्या में से 2 मिनट 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आप हमें आंसर में इसको बताएंगे। जितने लोग पता तो चलना चाहिए, वीडियो देखते हैं तो कमेंट करते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एक दुकानदार ने मोबाइल हैंडसेट पर 10% की छूट की घोषणा की। मोबाइल दुकान है, उसको 10% छूट दिया। यदि मोबाइल हैंडसेट की चिन्हित कीमत, मतलब कि उस पर जो मतलब तो चिन्हित कीमत क्या समझते हैं आप? जो कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो उस पर देखिएगा पैकेट पे लिखा हुआ है 500 रुपया, लेकिन उस बोलेगा कि आपको इस पर 10% डिस्काउंट दे देंगे। तो जो 500 लिखा हुआ है वो चिन्हित मूल्य हो गया उसका, और 10% डिस्काउंट दे के जो आप लाइएगा वो आपका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। तो उसमें जो चिन्हित कीमत है वो कितना है? 20,000, है ना। अधिग्राहक के लिए जीएसटी का दर 12% है, ठीक है। जीएसटी का दर कितना है? 12% है, ठीक है। तो मोबाइल ख़रीदने के लिए कितना भुगतान करना होगा? देखिए 20,000 उसका है ये। अब जो जीएसटी लगता है ना, वो छूट के बाद जितना मूल्य पे आप खरीदिएगा उस पर जीएसटी लगेगा, नहीं कि 20,000 पे नहीं लगता है, ठीक है। तो ये जो 10% छूट दे दिया, इस 10% को हटा दीजिए, यानी इसका 90% अगर निकाल देते हैं तो मेरा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 18,000। इस 18,000 पे 12% जीएसटी दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा,
तो इस 2 से काट दीजिए, 0 12 96 का 6, बाकी हाथ में 9, 12 9 21, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ओहो सॉरी, ये कितना इतना आ गया ना। अब इस पे इसको जोड़ना पड़ेगा 18,000 में, ये तो 12% निकाले ना, जीएसटी तो आपको पूरा जोड़ के देना पड़ेगा। अब 18,000 में 2116 को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 20,160, 20,160, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप 18,000 का 112% निकाल दीजिए, क्योंकि 12% तो देना ही है, ठीक है आपको। तो 112% जोड़ हटा दीजिए, इसको गुना करिएगा फिर भी कितना आ जाएगा आपका, 20,160। कुछ नहीं था, पहले डिस्काउंट हटा दीजिए, फिर उसका 12% निकाल के उसमें जोड़ दीजिए जो आपको मूल्य पे करना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि श्री शर्मा और परिवार की, ठीक है, कुल मात्रा में घरेलू उपभोग सामग्रियों की कुल खर्च वर्ष 2006 से 2015 रुपया तक, अगर वर्ष 2016 के लिए रहने वाले इंडेक्स नंबर, ठीक है। इस क्वेश्चंस को हम हटाते हैं, पता नहीं इस क्वेश्चंस में क्या है, हमको समझ में नहीं आया कि इंडेक्स नंबर की लागत आधार वर्ष से इतना रुपया है तो 230.5 2016 का समान घरेलू, कुछ हम इसका जो, ये नहीं कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन जो इसका जो वर्डिंग है ना, यहाँ देखिए कि ठीक है, यहाँ समझ सकते हैं कि श्री शर्मा ने परिवार की कुल मात्रा में घरेलू उपभोग सामग्रियों की कुल खर्च वर्ष 2006 में 2000 कुल खर्च था घर का, वो 2006 में 15,000 था। अगर वर्ष 2016 के लिए रहने वाले इंडेक्स नंबर की लागत, ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स नंबर की लागत, फिर आगे देखिए, आधार वर्ष के रूप में 2006 ले तो 230.5 है, तो 2016 के समान घरेलू उपभोग सामग्रियों के लिए मात्रा पर परिवार का कुल व्यय क्या है। तो इसका थोड़ा जो इंडेक्स नंबर है ये 230.5 है, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम आंसर मिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ है। तो अगर आपका इसका सॉल्यूशन कुछ समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, या फिर डिटेल कमेंट्स कर दीजिएगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। पहले 7 अभाज्य संख्याओं का औसत माध्य क्या होगा। पहले 7 अभाज्य संख्या, ये नहीं कि गलती से 7 लगातार आप ले लिए, है ना, वैसा नहीं करना है। पहले 7 अभाज्य संख्या लेना है, ठीक है। कैसे लेंगे 7 अभाज्य संख्या, कौन कौन होता है, देखिए। अभाज्य संख्या ऐसा संख्या होता है जो खुद से ना उसमें भागा लगे और 1 से, जैसे कि देखिए 2 है ना, 3 5 7 11 13 और 17, ये 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसको जोड़िएगा आप, 17 13 30, 11 41 और 7 48 और इधर 10 58, 7 है तो 7 से भागा दे देंगे, ये 8.28 आएगा, आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। अभाज्य संख्या लेना है, ये नहीं कि 2 3 4 5 से ले लिए, अभाज्य संख्या लेना है, 1 से नहीं लीजिएगा, 2 से लेना पड़ता है अभाज्य संख्या, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कक्षा X के 9 विद्यार्थियों की ऊंचाई के अंकगणितीय औसत की गणना करें। मतलब कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों, कक्षा X के 9 विद्यार्थी, मतलब कि कक्षा 10 X नहीं, कक्षा 10 X, इसका मतलब क्या होता है 10, तो 10 क्लास 10 में 9 विद्यार्थी है जिसका ऊंचाई दे दिया है, उसका अंकगणितीय औसत की गणना करना है। तो कुछ नहीं करना है, आप इसमें देखिए क्वेश्चंस तो आसान है लेकिन दिया इसलिए गया है, आप इसको जोड़ने मत लग जाइएगा कि 149 154 155 156, जोड़ते जोड़ते 5 मिनट नहीं लगाना है। इसमें देख लीजिए कि आपको लगभग सब में 150 है, सब में 150 है, देख लीजिए, ठीक है। प्लस कर दीजिएगा, यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 4, और यहाँ 160 में देखिए यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 10, 150 में तो 4 और 10 14, और यहाँ कितना एक्स्ट्रा हो रहा है 9 में 14, 9 हो रहा है एक्स्ट्रा, 14 और 6 20 और 3 23, और यहाँ 8 एक्स्ट्रा हो रहा है 31 और 6 37 और 5 42 और 4 46, और यहाँ एक घट रहा है तो एक इसमें दे देंगे, तो 46 में से एक दे दिए तो कितना बचा 45, और यहाँ 3 एक्स्ट्रा होना यानी 48 बटे, अब देखिए कि कितना संख्या है 9, बस कुछ नहीं करना, 9 पचे 45, यहाँ करिएगा तो 9 पचे 45, 5.33 कुछ आएगा,
ठीक है, और 155 इधर, 150 इधर है, इसको जोड़ दीजिए 155.33, एक ही ऑप्शन है बी नंबर। अगर आप चाहते हैं कि इसको जोड़ के बनाएंगे तो आप जोड़िए 100, 154, 160, 100 पूरा लिखिए, लंबा सा लिखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए लिखिए और नीचे जोड़ते जोड़ते जाइए, ठीक है। फिर वही देखिए वहीं आइएगा और वही आंसर आएगा। इससे बचने के लिए क्या करना है, यहाँ 150 देखिए सब में है, लगभग सब में, जहाँ यहाँ एक कम है, ठीक है, तो जो मेरा जोड़ के आएगा एक इसको दे देंगे, यानी -1 हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ 4 एक्स्ट्रा था, यहाँ 10 एक्स्ट्रा है, 160 है, तो यहाँ 9 एक्स्ट्रा है, यहाँ 8 है, यहाँ 6, सबको जोड़ दिए एक्स्ट्रा वाला को, उसको 9 से भागा दे दिए, क्योंकि 150 तो सब में कॉमन है ही, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि 9 ठो 150 रहता, उसको उसको जोड़ के करते तो कितना हो जाता, उसको 9 ठो 150 को अगर आप 9 से भागा दीजिएगा तो 150 ही रहता ना उसका एवरेज। तो हम 9 ठो 150 समझ के 150 का मतलब एवरेज निकाल रहे हैं, तो 150 हो गया। अब जो बचा खुचा खुदरा है उसका जोड़ के 48 आया, तो उसका एवरेज निकाल ले रहे हैं। नहीं तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना है, टाइम देना है। तो ऐसे लिखिए 154, 160, 159, 158, 156, 155, 154, 149, 153 जोड़ दीजिए। जो जोड़ के आएगा, मान लीजिए जोड़ के आ गया x, उस x को आप क्या करिए 9 से भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो चकोर ए बी सी डी और पी क्यू आर एस, चकोर मतलब चतुर्भुज, ए बी सी डी, देखो कि ये झारखंड का क्वेश्चन है तो ऐसे ही पूछेगा। दो चकोर है ए बी सी डी और पी क्यू आर एस की भुजाएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 5x सेंटीमीटर, दो चकोर है, ठीक है। चकोर बनाते हैं, यहाँ बनाते हैं, जगह कम पड़ जाएगा नहीं तो। एक चकोर ये हो गया और एक चकोर ये हो गया, ठीक है। अब देखिए एक चकोर का जो है वो x सेंटीमीटर है, मान लेते हैं कि ये x है और ये x.5, x+5 है। उसकी भुजाएं x है और x+5 है, ठीक है। ये वर्ग है, चकोर है, एक भुजा x है तो सारा भुजा मतलब x है, x+5 ये वर्ग है, ठीक है। उनके क्षेत्रफल का योग 625 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल का योग जो है, दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है वो कितना है, 625 सेंटीमीटर है। तो ए बी सी डी और पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इससे आप x निकाल लीजिएगा, उससे आपको पता चल जाएगा। चलिए बना देते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, x का जो इसका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा x², इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई शंका नहीं। और x+5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल ये, और टोटल दे दिया है 625। सबसे पहला काम है आपको यहाँ से x निकाल लीजिए, ठीक है। x निकालिएगा तो देखिए ये हो जाएगा x²। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो जा रहा है, मतलब क्वेश्चन तो बन गया, मतलब अब x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब क्या, प्लस x प्लस यहाँ हो जाएगा x², a प्लस बी का तोड़ना ही पड़ेगा ना, उसका हो जाएगा 10x और प्लस में 25, और इधर है हमारा 625, अंडरस्टूड है, ठीक है। लिखने में दिक्कत हो रहा है। अब x² जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2x², और ये 10x है यहाँ पे, ठीक है। और ये 25 घट जाएगा 625 में, तो कितना आ जाएगा इधर 600, कोई दिक्कत। फिर यहाँ से 2 ले लीजिएगा अगर कॉमन, तो ये हो जाएगा x² प्लस में 5x और इधर हो जाएगा प्लस में 300, तो इधर ले आते हैं इसको, माइनस का 300 = 0। अब इसको गुणनखंड में तोड़ना है, ठीक है। अब इसको क्या करना, गुणनखंड में तोड़ना है। तो ऐसा तोड़ना है कि जोड़ के गुना करके 300 आए और जोड़ के 5 आए, ठीक है। तब ऐसा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस में रहेंगे, 9-10 मिनट सोचते रहिएगा। ये हो जाएगा 20x - 15x, और ये माइनस है यहाँ पे 300, छोटा लिख रहे हैं, जगह कम पड़ रहा है, आप मिटाएंगे, इसको जल्दी नोट करिए, ठीक है। तो x² देखिए 20 में से 15 घटाइएगा तो कितना आ गया, 5x आ गया, देखिए ये आ गया। और 20 × 15 करिएगा तो क्या 300 आ गया, ठीक है। माइनस में 15 माइनस गुने 20 तो -300 आ गया, मतलब कि हम जो तोड़े हैं वो सही है, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ देखिए x कॉमन ले लीजिए और यहाँ 15 कॉमन ले लीजिए। तो अगर यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो x कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, x + 20, ठीक है। और यहाँ अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ 15 कॉमन आएगा, माइनस में यहाँ माइनस होगा और 15 कॉमन आएगा, सॉरी देखिए हमको मिट रहा है ये, ठीक है। अब हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट कहाँ छोड़े थे, वहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। कहाँ छोड़े थे, गुणनखंड करके छोड़े थे, ठीक है। तो ये क्या छोड़े थे, x² और प्लस में 20x - 15x, यहाँ x छूट रहा है, सॉरी, चलिए इसको,
हाँ ये हो गया 20x माइनस में 15x और यहाँ क्या हो जाएगा -300। क्वेश्चंस बन गया है। आप जितना जल्दी हमको बनाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है, इसलिए हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आप तुरंत यहाँ से समझ गए कि अच्छा ये देखिए कैसे समझना क्या है कि x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ x + 20 आएगा, जो कि x = -20 आएगा, जो कि भुजा नहीं होगा। यहाँ से 15 कॉमन लेंगे तो x, ठीक है, यहाँ से -15 कॉमन ले लिए, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इधर पे प्लस में 20 +20, एक सेकंड, प्लस में 20, ठीक है, हो गया कॉमन लिए तो। अब देखिए x - 15 और एक हो रहा है x + 20। इसका मतलब अगर हम x = 15 लिखते हैं तो ये तो चलेगा, लेकिन भुजा 15 पॉजिटिव में हो सकता है, लेकिन x = -20 ये नहीं चलेगा क्योंकि माइनस में भुजा नहीं होगा। तो हमारा x निकल गया 15। तो कोई शक, x अगर मेरा 15 निकल गया तो एक का क्या था भुजा x था और एक का x + 5 था, तो एक का भुजा 15 हो गया, एक का भुजा 20 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर करिएगा तो 225 और इसका करिएगा तो 400, यानी 225 और ये 400। तो आपको वही तो करना है कि आपको क्या करना है, क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, ABCD और PQR का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर आ तो गया था 225 और बटे में 400। इसको क्या करना है, काटिएगा तो देखिए 25 9 का 225 और 25 16 का 400, तो 9/16 आ जाएगा आपका आंसर, ये नंबर, ठीक है। कोई शक, कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, हमको x निकालना था, x निकाल लिए। x = आ गया मेरा 5 15। अब दो भुजा है वर्ग का x और fi + x, तो भुजा आ गया वर्ग का, एक का आ गया 15, एक का आ गया 20। इसका जो स्क्वायर होता है मतलब एरिया, तो ये हो गया 225, ये हो गया 400 और दोनों का रेशियो पूछा है तो 225/400। ये 25 से कट जाएगा 9 बार में, ये 16 बार में, तो 9/16 आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। अब कैसे निकाले थे 15 वो तो आपको बता ही दिए, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। और मेरा चैनल पे 1000 कंप्लीट हो गया है सब्सक्राइबर, तो आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है। लेकिन आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। हम इसी तरह आप लोग जैसा सपोर्ट करेंगे हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय।